Why real estate is considered a good investment? Hello, this is Rohil Intikhab and you are watching program Real Info with Rohil Intikhab. Please subscribe our channel. नाज़रीन, रियल एस्टेट क्यों बेहतर समझा जाता है कि वहाँ पर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से आप रियल एस्टेट को एज ए सीरियस इन्वेस्टमेंट तस्वुर कर सकते हैं, यही कुछ हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात होगी कैश फ्लो की, कि कैश फ्लो आपका रियल एस्टेट में रहता है, आप किस तरीके से अपने कैश फ्लो को बेहतर रख सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, आपका कोई रेंटल इनकम वाला प्रोसेस बना हुआ है ताकि वहाँ से आपका इनकम जनरेट हो, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। टैक्स ब्रेक्स एंड डिडक्शन, नंबर 2 स्टेप, टैक्स ब्रेक एंड डिडक्शन से आप जो है अपने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको डिडक्शंस होनी है और कहाँ पर आपका टैक्स ब्रेक हो रहा है। रियल एस्टेट अप्रिशिएट द वैल्यू, बिल्कुल अप्रिसिएशन होती है और ये सबसे ज़बरदस्त फैक्टर और स्टेप है। आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो क्या हैं? सबसे अहम फैक्टर है कि टू बाय मोर प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपको लेवरेज मिल सकता है, या ये कह लीजिए कि इस अप्रिसिएशन वैल्यू में आपको रियल एस्टेट लेवरेज भी दे रहा होता है। दूसरा पॉइंट है नाज़रीन इंक्रीज कैश फ्लो, और सबसे इम्पॉर्टेंटली है कि वेल्थ इवन मोर, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ भी कर सकते हैं। 1968 के बाद से मैं एक स्टोरी आपके सामने रखूं तो उसमें कहा है कि जो आपका अप्रिसिएशन लेवल है रियल एस्टेट का, वो बढ़ता ही जा रहा है। हर साल आप देखें, एनुअली देखें कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो सालाना बढ़ती ही जा रही है, कभी डिडक्ट नहीं हो रही। और अगर आप 10 साल की वैल्यू की अप्रिसिएशन वैल्यू निकाल लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। 50 लाख में इन्वेस्टमेंट होगी तो अगर आज आप देखें करोड़ों में तो आपका प्रोजेक्ट खड़ा है। डिफेंस फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 की जो वैल्यूज़ आज से 15 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, आज उनकी वैल्यूज़ डबल ट्रिपल हो गई है। और यही वजह है कि लोगों ने अब नई सोसाइटीज़ का रुख कर लिया है, नई बाउंड्रीज़ का रुख कर लिया है, नई गेटेड कम्युनिटीज़ का रुख कर लिया है। और आज भी आपको अगर लगता है कि उन गेटेड कम्युनिटीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रा सोचिए कि कितनी डिमांड है इस सोसाइटीज़ में, इस मार्केट में, कि वो मज़ीद आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद जाकर और ज़्यादा वैल्यूएबल नज़र आएगी और ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नज़र आएगी। एक और स्टेप है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। नाज़रीन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है अगर आप रियल एस्टेट को ऐसे कंसीडर करें एक बेहतरीन बिजनेस, एक बेहतरीन रिटर्न। उसका कोरिलेशन है विद अदर मेजर एसेट क्लासेस के साथ, यानी उन असासों के साथ, उन फिक्स्ड एसेट्स के साथ उसका कोरिलेशन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन के इसमें ये भी कहा जाता है, अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, कि जितना ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होगी हाई रिस्क होगा। ये बड़ा फार्मूला इसमें लाजमी इस्तेमाल होता है। रियल एस्टेट लेवरेज, नाज़रीन सबसे ज़बरदस्त स्टेप तो मुझे ये लगता है, आपके पास डाउन पेमेंट पड़ी है, आप बैंक से जो है मॉर्गेज करवा लें कोई भी प्रॉपर्टी और अपार्टमेंट और ऑफिस जो आपको अच्छा लग रहा है, और आप अपनी इनकम के हिसाब से जो आपकी सैलरी है, अगर 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है या इससे भी कम है, तो आप उस हिसाब से जो है ये देख सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं बैंक के साथ। और बैंकिंग इस गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट जब से आई है तो बैंक बहुत सपोर्ट कर रहा है। स्टेट बैंक की भी पॉलिसीज़ हैं कि आप लोग जो है अपने हाउसेस को मॉर्गेज सिस्टम के तहत लेकर आइए, ताकि 20 साल बाद भी आप किराए के तौर पर देते रहें, तो 20 साल बाद आपका वो मकान आपका अपना ज़ाती हो जाए और आपके जो बच्चे होंगे यकीनन वो 20 साल बाद बड़े हो जाएंगे, एक नई जनरेशन जो आगे बढ़ रही होगी उनको मौका मिल जाएगा, फिर वो आप नहीं आपकी तरफ से कोशिश होगी और वो उनके लिए एक मकान अवेलेबल होगा। और ज़रा सोचें 20 साल पहले जो आप जिस तरह से बैंक से मॉर्गेज करके जो इंस्टॉलमेंट्स बैंक को पे कर रहे थे, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन हेज, नाजरीन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और आप समझते हैं कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट से आपके रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका फ़र्क आप पर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप जो है लैंडलॉर्ड हैं, आपने बड़ी ज़मीनें ली हुई हैं, आपने बड़े घर लिए हुए और उसको किराए पर दिया वगैरह, तो आपका वो किराया भी बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट को घर किराए पे दिया, उसे साल का कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है उस किराए में से फॉर एग्जांपल आपको 50,000 किराया किसी अपार्टमेंट का आ रहा है या घर का आ रहा है, तो वो 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस हद तक भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आपके लिए सीरियस कंसिडर की जाती है कि बैठे बिठाए आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ रही है।
ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جس کو ریٹ کہا جاتا ہے، ناظرین یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے، انٹرنیشنلی بھی یہ ورک کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس میں بہتر نتائج اس لیے نہیں مل رہے کیونکہ لوگ اس میں اتنا سیریس نہیں ہو رہے. ہمارے پاس سسٹم بھی بنا ہوا ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی علیحدہ سے ریٹس پہ کہ ریٹس کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے، کام کرتا ہے. تو اگر آپ بہت کروڑوں کی پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو آپ ایک گروپ لے کر آئیے، ایک پول لے کر آئیے لوگوں کا، انویسٹرز کا، اور ان سے آپ متفق ہو جائیں کہ جی اتنا اماؤنٹ پرسنٹیج کے حساب سے لے کر آنا ہے. پھر جہاں پر پراپرٹی خریدنی ہے پھر اس کو کچھ سالوں بعد بیچنا ہے، اس کا جو بیچنے کے بعد پروفٹ ہوگا وہ ایکولی یا پرسنٹیج پر ڈیوائڈ ہوگا ایز پار ایز دا کانٹریکٹ جو آپ کرو گے آپس میں، اور کیا ریٹرن اس پہ ملے گا، اس پہ کیا پرسنٹیج ملے گا. اگر آپ کو پراپرٹی بیچنی بھی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو کہ اس کا ریٹرن آپ کو 10 سال بعد یا 20 سال بعد مل سکتا ہے، تو آپ پھر ایک اچھا سے اور اس کو کانٹریکٹ کو اپنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہو. آپ رینٹل بیسس پر بھی چلے جاتے ہو. اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی خرید کر رینٹ پر دے دیتے ہو اور اس کا جو رینٹ آتا ہے وہ اپنے ایکولی پارٹنر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو. یہ 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے نمبرز آف پیپل گروپ کا انویسٹمنٹ ہے یا انویسٹر ہے. ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکس. ناظرین ریئل اسٹیٹ اور ٹیکس کو لے کے ہمیشہ گورنمنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا سا ایسے کنٹریز میں جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر پاپولیشن بڑھ رہی ہوتی ہے اور سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کچھ ایسی پالیسیز بناتی ہے جہاں پر ٹیکسیشن کا ریٹ جو ہے اس کو بہتر رکھا جاتا ہے یا کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی کراچی ہے یا لاہور ہے یا اسلام آباد ہے، جہاں پر جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹ ہم اگر اپنے کنٹری کی بات کریں تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے. ایسا نہیں کہ سرکار کچھ نہیں کر رہی، سرکار بھی کوشش میں ہے کسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ جو کہ بہت زبردست انڈسٹری ہے جس سے انویسٹمنٹ اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہیں سوسائٹی کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، معاشرے میں ان تمام تر لوگوں کو جن کو گھر چاہیے ہوتا ہے، آفیسز بنانے ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ بنانے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ ریگولیشنز کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت ٹربل ہے لیکن اس ٹربل پر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے، اسٹیٹ کے ریگولیٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور تمام تر ریئلٹرز کے پاس وہ پلانس اور وہ سجیشنز ہیں. ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ابھی نہیں تو کچھ سال بعد کام ہو جائے گا. ایسا نہیں کام نہیں ہو رہا، کام ہوا ہے، تھوڑا بہت کام ہوا ہے، لیکن اس لیے ہمیں انسٹیٹیوشنز کے نام پر، ہمیں ریگولیٹر کے نام پر بڑے ٹربل کا سامنا ہے. اور میں نے جو 3 ٹربلز آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں اپنی کسی ویڈیو میں ان ٹربلز کا ذکر کروں گا کہ میرا اشارہ کن ٹربلز کی طرف پہ تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کن ٹربلز کی بات کر رہا ہوں تو کامنٹ میں لکھ کر بتائیے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.